हाँ जी रजय। सो रजय देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था आपका अमेंडमेंट्स वाला पार्ट, वो हमने किया था सेक्शन 206C1G। इसमें हमने देखा था कि इसके जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं इसमें काफी अमेंडमेंट्स जो हैं वो आई हैं। ठीक है। अब हमने इसके गाइडलाइंस का जो पॉइंट नंबर 1 था, क्वेश्चन 1 था, और क्वेश्चन 2 जो गाइडलाइन नंबर 1 और 2 दी हुई है, वो हम लोगों ने रजय डिस्कस कर ली थी। अब राजे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आगे आ जाते हैं, 3 पर। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिंस देयर आर डिफरेंट टीसीएस रेट्स ऑन एलआरएस फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो राजे ये हमने देखा था कि बिफोर 1 अक्टूबर 2023 रेट्स डिफरेंट है, और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 रेट्स डिफरेंट है। तो अब इस केस में राजे वो कहते हैं क्योंकि रेट्स डिफरेंस है, whether the threshold of rupees 7 lakh for the TCS to become applicable on LRS applies separately for 6 months। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि क्या मैम जो हमें लिमिट मिलेगी वो बिफोर 1 अक्टूबर तक के लिए 7 लाख अलग, और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर तक के लिए 7 लाख अलग। मतलब क्या पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें 14 लाख की लिमिट मिलेगी? राइट आंसर इज नो। रजे ऐसा नहीं होगा, आपको जो लिमिट मिलेगी वो 7 लाख तक की ही मिलेगी पूरे होल फाइनेंशियल ईयर की। ये तो जब हमने गाइडलाइन नंबर 2 पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था। तो वो कहते हैं नो, द थ्रेश होल्ड ऑफ रुपीज 7 लाख फॉर द टीसीएस टू बिकम एप्लीकेबल ऑन एलआरएस sorry applies for the full financial year if this threshold has been exhausted all subsequent remittances under LRS whether in the first half चाहे वो second half में हो, वो TCS applicable जो होगा उस पे होंगी। अब जैसे लेट से सपोज करो रजे ये 1 अक्टूबर है, तो मैंने यहां तक अगर मान लो 4 लाख एग्जॉस्ट कर लिया, तो जो सेकेंड हाफ मेरे पास बचा है राजे, इसके लिए मेरे पास 3 लाख की लिमिट ही अवेलेबल। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों को 7 लाख की लिमिट मिलनी है। रजे मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सबको? किसी को कोई दिक्कत गाइडलाइन नंबर 3 में? हाँ जी बताओ रजे, क्लियर है? ठीक है रजे, ओके डन। अब आ जाते हैं हम लोग गाइडलाइन नंबर 4 पर। तो वो कहते हैं वेदर द थ्रेश होल्ड फॉर रुपीज 7 लाख फॉर टीसीएस टू बिकम एप्लीकेबल ऑन एलआरएस अप्लाइज सेपरेटली फॉर ईच रेमिटेंस। ठीक है, और थ्रू डिफरेंट ऑथराइज डीलर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब रजत जैसे मान लो मैंने एलआरएस स्कीम के अंडर जो है पैसे भेजे हैं, और मिस्टर एक ऑथराइज डीलर है, उसके लिए मैंने 6.5 लाख ट्रांसफर किए हैं, और मिस्टर बी एक अनदर ऑथराइज डीलर है, उससे मैंने 3 लाख जो है वो ट्रांसफर किए। यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया रजे 9.5 लाख। नाउ ये जो हमें लिमिट है, मैम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं ये जो लिमिट है वो मिस्टर ए का अलग 7 लाख और मिस्टर बी का अलग 7 लाख ऐसे मिलेगा, या इन दोनों डीलर्स का मिला के 7 लाख होगा, क्या होगा? तो वो कहते हैं वही चीज वो पूछ रहे हैं। वो कहते हैं वेदर दिस लिमिट applicable on LRS applies separately for each remittance through different authorized dealer. If not, how will authorized dealer know about the earlier remittance? अब देखो, टीडी जो टीसीएस कलेक्ट करना है, जैसे मान लो मैं ये ट्रांजेक्शन कर चुकी हूँ ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन मैं कर रही हूँ रजे 31 जनवरी को। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम अच्छा अब 6.5 लाख की लिमिट तो सॉरी 7 लाख की लिमिट तो एग्जॉस्ट होगी, और वो एग्जॉस्ट कब हुई है? जब मैंने मिस्टर बी को पैसे दिए। तो फिर मिस्टर बी को कैसे पता लगेगा मैम कि मैं 7 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुकी हूँ? तो कहते हैं इफ नॉट, हाउ विल ऑथराइज डीलर नो अबाउट द अर्लियर रेमिटेंसेस बाय द रेमिटर थ्रू द सम अदर ऑथराइज डीलर? तो अब राजे इसका आंसर देखो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इट इज क्लैरिफाइड दैट द थ्रेश होल्ड ऑफ रुपीज 7 लाख फॉर एलआरएस इज रेमिटर एंड नॉट क्यू ऑथराइज डीलर। ठीक है, वो कहते हैं कि थ्रेश होल्ड लिमिट जो है एलआरएस में वो रेमिटर के लिए और ऑथराइज डीलर के लिए नहीं है। Since the facility to provide real-time update for remittance under LRS by remitter is still under development by RBI। अब रजे इस पे आरबीआई काम कर रहा है, वो कह रहे हैं इस पे अभी जो है
आरबीआई काम कर रहा है, वो कहते हैं इट इज क्लैरिफाइड दैट द डिटेल्स ऑफ अर्लियर रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस बाय द रेमिटर, रेमिटर मतलब जो पैसे दे रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मे बी टेकन बाय द ऑथराइज्ड डीलर। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मतलब डीलर की वो ऑथराइज रेमिटर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते, एक तरह से रेमिटर ही उसको अर्लियर रेमिटेंसेस की सारी इंफॉर्मेशन देगा। May be taken through an undertaking at the time. If the authorized dealer correctly collects the tax at source based on the information given in this undertaking, he will not treated as assessee in default. अगर मान लो जो भी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मैम अंडरटेकिंग कौन सी बात हो रही है, जो उसको रेमिटर देगा जिसमें वो लिखेगा कि उसकी अर्लियर रेमिटेंसेस हुई है नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो ठीक है, अगर हुई है तो कितने की हुई है। रजे अगर इस अंडरटेकिंग के बेसिस पर ऑथराइज डीलर ने कलेक्ट कर लिया टैक्स एट सोर्स, तो वो असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। However, for any false information, अब मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि रेमिटर खुद ही झूठ बोल दे। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर पी, वो इन दोनों के पास गया, पहले मिस्टर ए के पास गया फिर मिस्टर बी के पास गया, उसने मिस्टर बी को अंडरटेकिंग दी और उसमें लिख दिया कि नहीं नहीं मैंने तो कोई भी अमाउंट पहले बाहर नहीं भेजा है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब मिस्टर बी तो इसमें क्या कहते हैं इनोसेंट है ना। तो कहते हैं however for any false information in the undertaking appropriate action may be taken against remitter. It is further clarified that same methodology of undertaking from the buyer of overseas tour package का भी यही होता है कि जैसे मान लो पहले मैंने मिस्टर ए के द्वारा ओवरसीज टूर पैकेज बुक करवाया था, फिर मैंने मिस्टर बी के द्वारा करवाया, तो जो भी बाय कर रहा है ओवरसीज टूर पैकेज, इट इज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस अंडरटेकिंग में लिख के देगा कि मैं ये जो है लिमिट पहले ले चुका हूं, ठीक है। मे बी फॉलोड बाय द सेलर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, हमें दो बातें समझ में आई कि जो लिमिट मिलेगी आपको 7 लाख की, वो आपको रजे मिलेगी पूरी, वो रेमिटर की लिमिट है, वो ऑथोराइज डीलर की लिमिट नहीं है। अगर ऑथोराइज डीलर की लिमिट होती तो फिर मिस्टर ए, मेरे एग्जांपल में मिस्टर ए को अलग 7 लाख की लिमिट मिलती, मिस्टर बी को अलग मिलती, क्योंकि रेमिटर की लिमिट है, रेमिटर तो एक ही है ना, तो दैट्स वाई आपको सिंगल 7 लाख की लिमिट जो है वो मिलेगी। दूसरी बात, अभी आरबीआई ऐसा मैकेनिज्म बनाने का कोशिश कर रहा है कि जितना भी उसका टीसीएस पहले कलेक्ट हुआ होगा या जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस पहले हुई होंगी वो आ जाए, तब तक के लिए वो कहते हैं आपको अंडरटेकिंग के बेसिस पे काम करना होगा। और ये अंडरटेकिंग कौन देगा, रेमिटर देगा, किसको देगा, ऑथोराइज डीलर को, या जो बायर है ओवरसीज टूर पैकेज का वो देगा, जो भी डीलर से वो ओवरसीज टूर पैकेज बुक करवा रहा है, ठीक है। रजे मेरी बात समझ में आ गई सबको। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज थ्रेश होल्ड ऑफ, हाँ, वो कहते हैं देयर इज थ्रेश होल्ड ऑफ ₹7 लाख फॉर रेमिटेंस ऑन एलआरएस फॉर टीसीएस टू बिकम एप्लीकेबल, while there is another 7 threshold of ₹7 lakh for purchase of overseas tour package, okay, where reduced rate of 5% of TCS is applicable, whether these two threshold may apply independently। अच्छा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। रजे देखो कल आपने रेट्स ऑफ टीसीएस में क्या पढ़ा था, आपने रेट्स ऑफ टीसीएस में रजे पढ़ा था कि आपका जो एलआरएस के अंडर आप पैसा भेज रहे हो उसकी 7 लाख लिमिट है और उसमें रेट्स भी अलग है। अगर सिर्फ प्लेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमने चार्ट भी बनाया था कल के लेक्चर में, प्लेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रजे अगर मैं पैसा भेज रही हूं तो 5%, या अगर मैं एजुकेशन के लिए पैसा भेज रही हूं और वो सेक्शन 80E में फॉल कर रहा है, सेक्शन 80E कौन सा था, डिडक्शन चैप्टर 6 से वाला, ठीक है, उसमें अगर फॉल कर रहा है तो 0.5, वरना एजुकेशन के लिए भी 5%। लेकिन अगर रजे मैं ओवरसीज टूर पैकेज के लिए पैसा भेज रही हूँ, ठीक है, और जो ये अदर पर्पसेस के लिए 5 और 20 की लिमिट थी वो अलग, लेकिन अगर ओवरसीज टूर के लिए पैसा भेज रही हूं तो 5% बिफोर और 5 और 20 आफ्टर, ये हमने सारे रेट्स डिस्कस किए थे। अब मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन है वो एलआरएस के अंडर भी पैसा भेज रहा है, जैसे मान लो मैंने 1 अक्टूबर को रजे मैंने एलआरएस के अंडर पैसा भेजा
6.5 लाख का। और फिर उसके बाद 31 जनवरी को रजे मैंने 7.5 लाख का ओवरसीज टूर पैकेज बुक करवाया। तो मैम ये जो 7 लाख की लिमिट है, क्या ये इंडिपेंडेंटली मुझे दोनों पे अलग अलग मिलेगी? क्योंकि ये पार्ट है एलआरएस का और ये पार्ट है ओवरसीज टूर पैकेज का। तो इसके लिए 7 लाख अलग और इसके लिए 7 लाख अलग। अब इसमें देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यस दीज टू थ्रेशोल्ड अप्लाई इंडिपेंडेंटली। वेरी गुड। तो मतलब अकॉर्डिंगली ये जो सिचुएशन है, 6.5 लाख पे मेरा टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मुझे 7 लाख की लिमिट इसके लिए अलग से मिली है, एलआरएस के लिए अलग से। लेकिन ओवरसीज टूर पैकेज के केस में मेरा टीसीएस कलेक्ट होगा। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। एक और सिचुएशन कैसी है, जैसे मान लो ओवरसीज टूर पैकेज का रजे मैंने जो लिया वो लिया 4.5 लाख। ठीक है, अब इस केस में जो मेरा टोटल बना, देखो इस केस में जो मेरा टोटल बना वो बना 6.5 प्लस 4.5 कितना 11 हो गया, ग्रेटर देन 7 है। बट मुझे लिमिट कितनी मिली है, एलआरएस की अलग 7 और ओटीपी की अलग 7। तो दोनों ही केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होना। वो कहते हैं यस दीज टू थ्रेशोल्ड अप्लाई इंडिपेंडेंटली। फॉर एलआरएस 7 लाख अप्लाइज टू मेक टीसीएस, फॉर परचेज ऑफ ओटीपी अगेन 7 लाख। और ओटीपी के केस में तो आपको पता है आपको बिफोर और आफ्टर भी देखना पड़ेगा। रजे क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत? नो, ओके डन। अब राजे क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं। देखो वो कहते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल स्पेंड्स ₹3 लाख फॉर परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज फ्रॉम ए फॉरेन टूर ऑपरेटर एंड रेमिट्स मनी विच इज क्लासिफाइड अंडर एलआरएस। वो कहते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल स्पेंड्स 3 लाख, दोबारा से एक बार, 3 लाख स्पेंड करता है फॉर परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज from a foreign tour operator and remits money which is classified under LRS। वो classified है LRS में। मतलब रजे वो कहता क्या है, उसने डीलर ना जो ओवरसीज टूर पैकेज बुक किया है वो किसी बाहर के पर्सन से बुक किया, और वो जो बाहर के पर्सन को उसने 3 लाख रुपया भेजा है ना वो एलआरएस के अंडर भेजा, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर भेजा। वो कहते हैं देयर इज नो अदर रेमिटेंस अंडर एलआरएस फॉर परचेज और परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज ड्यूरिंग द ईयर वेदर टीसीएस इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब यहां पर वो कहते हैं क्या टीसीएस एप्लीकेबल होगा? अब समझो बात को। वो कहते हैं इन केस ऑफ परचेज ऑफ ओटीपी पैकेज विच इज क्लासिफाइड अंडर एलआरएस टीसीएस प्रोविजन फॉर परचेज ऑफ ओटीपी शेल अप्लाई। तो रजे अगर आप पैकेज ले रहे हो ओटीपी का, ओवरसीज टूर पैकेज का, और पेमेंट कर रहे हो एलआरएस के अंडर, पेमेंट जो जा रही है वो एलआरएस के अंडर जा रही है, तो देन जो टीसीएस प्रोविजंस लगेंगे वो किसके लगेंगे? ओवरसीज टूर पैकेज के लगेंगे। टीसीएस प्रोविजंस ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज शैल अप्लाई नॉट एलआरएस सिंस। अब देखो ओवरसीज टूर पैकेज के प्रोविजंस क्या है रजे, बिफोर 1 अक्टूबर 2023 5% का टीसीएस, ऑन और आफ्टर 2023 5% अप टू 7 लाख, 20% अबव 7 लाख। क्योंकि जो टीसीएस है थ्रेश होल्ड 7 लाख है, फॉर द एप्लीकेबिलिटी डज नॉट अप्लाई, TCS is applicable and tax is required to be collected by the seller. In this case, the tax shall be required to be collected 5%। क्योंकि 7 लाख की लिमिट यहाँ अप्लाई हो ही नहीं रही ना, पेमेंट ही 3 लाख की है। Since the total amount spent on the overseas tour package during the 7 financial year is less than, तो TCS जो है वो आपको 5% से कलेक्ट करना होगा। रजे क्वेश्चन नंबर 6, गाइडलाइन नंबर 6 में कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी बताओ रजे, गाइडलाइन नंबर 6 में कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, ओके। अब रजे गाइडलाइन नंबर 7 पर आ जाते हैं। फिर हमारा थोड़ा सा पार्ट ही पेंडिंग है, हम लोग आज इसको वाइंड अप कर देंगे। ओके, तो रजे क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। वो कहते हैं देयर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ रेमिटेंस अंडर एलआरएस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन पर्पस एंड अदर पर्पसेस। तो देखो जब हमने कल एलआरएस का चार्ट बनाया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट एजुकेशन के 2 पार्ट्स, एटीई वाला और सिंपल या अदर पर्पस। वो कहते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ रेमिटेंस अंडर एलआरएस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन पर्पस। तो वो कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन में क्या
आप मेडिकल ट्रीटमेंट किस किस को कहोगे, क्योंकि मेडिकल इज अ वेरी वाइड टर्म, एजुकेशन बहुत वाइड टर्म है। एक तरह से यहाँ पर पता है क्या पूछने की कोशिश की गई है, मेडिकल ट्रीटमेंट का मीनिंग और एजुकेशन पर्पस का मीनिंग पूछने की कोशिश की गई है। अब देखो वो कहते हैं एज पर क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द आरबीआई, रेमिटेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, आप लोग अपने लॉ में फॉरेन या फेमा एक्ट वगैरह पढ़ोगे, उसमें आप लोग पढ़ते हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ टिकट्स ऑफ द पर्सन टू बी ट्रीटेड मेडिकली ओवरसीज। मान लो मेरे रिलेटिव में से है कोई, उसके बाहर जाने के लिए मैं टिकट परचेज कर रही हूँ, वो रेमिटेंस में आ जाएगा। ठीक है, हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल का बिल एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सच पर्पस। मतलब एक ब्रॉड सी डेफिनेशन उन्होंने दे दी कि ये तीन चीजें मेडिकल ट्रीटमेंट में कवर हो जाएंगी। सॉरी। उसी तरह से एजुकेशन का मीनिंग देखो, एजुकेशन के मीनिंग में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन शेल इंक्लूड रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ टिकट्स ऑफ द पर्सन अंडरटेकिंग स्टडी ओवरसीज फॉर कम्यूटिंग बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज डेस्टिनेशन। तो रजे, अगर मैं रेमिटेंस टिकट परचेज करने के लिए ले रही हूं तो आ जाएगा ट्यूशन एंड अदर फीस टू बी पेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज वगैरह को फीस जाती है, अदर डे टू डे एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग सच स्टडी। तो ये राजे एजुकेशन के अंडर आ जाएगा। ठीक है रजे, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर, इसमें सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन का मीनिंग बताया और कुछ नहीं है रजे। हाँ जी बताओ रजे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो गाइडलाइन नंबर 8 पर वो कहते हैं वेदर परचेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट और होटल अकोमोडेशन ऑन स्टैंड अलोन बेसिस इज परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। अब देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने ना ऑथोराइज डीलर को या जो मेरा वो है प्लान कर रहा है, मेरा जो फॉरेन टूर प्लान कर रहा है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैंने डायरेक्टली ऑन साइट जाके होटल की बुक कर दी, साइट कर दी, बुक कर दी। ठीक है, होटल में रूम बुक कर दिया, या फिर मैंने डायरेक्टली जो मैं कंपनी है जो इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट है वो मैंने डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाकर ही परचेज कर दी। अब जैसे ये गो आई बीबो वगैरह है, ये क्या करते हैं, ये खुद टिकट्स नहीं बेचते, ये पहले खरीदते हैं टिकट्स फिर हमें बेचते हैं। मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने एयरलाइन कंपनी जो है वहीं से टिकट परचेज कर ली। तो कहते हैं वेदर परचेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट या डायरेक्टली अगर मैंने होटल अकोमोडेशन बुक कर दिया तो क्या वो भी ओवरसीज टूर पैकेज ही माना जाएगा। वो कहते हैं द टर्म ओवरसीज टूर पैकेज इज डिफाइंड एज टू मीन एनी टूर पैकेज विच ऑफर्स visit to a country or countries or territory outside India and include expenses for travel or hotel और stay और boarding। तो वो कहते हैं ओवरसीज टूर पैकेज का पहले तो मीनिंग समझो, मीनिंग का मतलब क्या हुआ, ओवरसीज टूर पैकेज एक ऐसा पैकेज जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, कंट्री का विजिट भी इंक्लूडेड है, चाहे वो विद इन टेरिटरी हो आउटसाइड टेरिटरी हो, ट्रेवल एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, होटल का स्टे भी इंक्लूडेड है, लॉजिंग बोर्डिंग सब इंक्लूडेड है। वो कहते हैं इट इज क्लैरिफाइड दैट परचेज ऑफ ओनली इंटर, देखो अब पैकेज में तो सब कुछ आ रहा है ना, वो प्लान कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे मान लो मैंने $8,000 किसी को दिए और मैंने बोला कि अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप मेरे से और पैसे मत मांगना, मुझे होटल का स्टे भी चाहिए, इतने दिन का स्टे चाहिए मुझे, होटल में 3 दिन का स्टे चाहिए, मुझे वहां पर इन जगह पर घूमना है और ये सारी चीजें आपने मेरे लिए अरेंज करनी है। तो रजे जब भी मैं घूमने जाती हूँ तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट या होटल अकोमोडेशन थोड़ा ना देखती हूँ, और 10 चीजें हैं और 10 चीजों का अरेंजमेंट है जो मुझे करना होता है। तो वो कहते हैं खाली टिकट परचेज कर लेना या होटल अकोमोडेशन बुक कर लेना बाय इटसेल्फ इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। कहते हैं अगर सिर्फ टिकट बुक आपने कर ली या सिर्फ होटल अकोमोडेशन, ओनली है दोनों के साथ ध्यान रखना, तो इसका मतलब ओवरसीज टूर पैकेज ना हुआ। वो कहते हैं टू क्वालिफाई एज ओवरसीज टूर पैकेज हमें इन तीनों में से कम दो चाहिए, एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग। अब एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग कौन से है, एक तो राजे इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट चाहिए,
होटल अकोमोडेशन चाहिए और अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर चाहिए। मतलब अगर मैं ये दोनों इकट्ठे कर लूंगी तो मेरा ओवरसीज टूर पैकेज वो बन जाएगा। रजे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 तक? हाँ जी, हाँ जी रजे। सो नेक्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट पर आ जाते हैं हम। जो लास्ट आपकी अमेंडमेंट है वो है चैप्टर नंबर 8, प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। अब राजे इसमें जो अमेंडमेंट आई है वो रूल 114 बी, ए बी ए और डबल बी में आई है, रिलेटिंग टू पैन अमेंडेड। अब इसमें सिंपल सी अमेंडमेंट है, इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है, हालांकि ये चीज आप लोगों को आ सकती है। बस अब देखो, वो कहते हैं एज पर सेक्शन 139A5 कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इंटर आलिया इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस entered into by him as may be prescribed by CBDT in the interest of revenue। ठीक है, तो राजे हम लोग सेक्शन 139A5 पढ़ते हैं, जिसमें पैन कोट करना, पैन लिखना, पैन अटैच करना कंपल्सरी होता है कुछ ट्रांजैक्शंस के केस में। और वो जो ट्रांजैक्शंस हैं सीबीडीटी ने कहा डिफाइन की हुई है राजे? इन दिस कनेक्शन सीबीडीटी प्रेस्क्राइब द ट्रांजैक्शन वाइड रूल 114 बी। रूल 114 बी में राजे वो ट्रांजैक्शन डिफाइन कर रखी है। However, as per second proviso to section 114B, अब इसी रूल का जो second proviso है, the requirement of mandatorily quoting of PAN is relaxed where a person does not have a PAN। अब रजे इसी रूल का second proviso जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जहां पर जिन ट्रांजैक्शन के केस में मुझे पैन मैंडेटरीली कोड करना था बट मेरे पास पैन नहीं है, वहां पर थोड़ी सी मुझे रिलैक्सेशन दी गई है। एंड मेक्स अ डेक्लेरेशन इन फॉर्म 60। तो अगर मेरे पास पैन नहीं है, आई कैन मेक अ डेक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60 गिवन देयर इन द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो फॉर्म नंबर 60 में मुझे वो फॉर्म नंबर 60 मुझे भरना होता है, और मेरे पास अगर पैन नहीं होगा, अगर मैं वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर रही हूँ और मेरे पास पैन नहीं है जिसमें मुझे पैन कोड करना कंपलसरी था, तो फिर मैं फॉर्म नंबर 60 के साथ भर सकती हूँ। ठीक है, जब हम ऑडिट पर जाते थे तब हम ये चेक करते थे कि क्या ये फॉर्म नंबर 60 है या नहीं है। अब उसी से रिलेटेड अमेंडमेंट की है इन्होंने यहाँ पे। वो कहते हैं द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन अमेंडेड द सेकंड प्रोवाइजो टू 114। ये सेकंड प्रोवाइजो उन्होंने अमेंड किया। जस्ट अ मिनट रचे। हाँ जी रजय, सो मैं कह रही थी द सीबीडीटी ने क्या किया, यही सेकंड प्रोवाइजो उठा के अमेंड कर दिया टू विड्रॉ सच रिलैक्सेशन। अब वो कहते हैं ये फॉर्म 60 वाला पंगा छोड़ दो, हम आपको ये रिलैक्सेशन नहीं देंगे। फॉर अ कंपनी और फर्म, ये रिलैक्सेशन किसके लिए विड्रॉ की गई रजय? एक कंपनी के लिए या फर्म के लिए? Therefore, with respect from 10th of October 2023, second proviso to Rule 114B provides that any person not being a company or firm who does not have PAN and who enters into any transaction specified in this rule has to make a declaration in form 60 given there in the particulars of such transaction। मतलब अगर कंपनी और फर्म होगा तो उनके पास फॉर्म 60 को ऑप्शन नहीं है। अगर कोई पर्सन होगा जो कि कंपनी या फर्म नहीं है तो वो वैसे ही पहले फॉर्म नंबर 60 फाइल कर सकते हैं फॉर सच ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेकिन मैम कंपनी और फर्म का क्या बनेगा? वो कहते हैं कि अब देखो, वो कहते हैं however अ फॉरेन कंपनी जिसकी कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है और जिसके पास पैन नहीं है एंटर्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और वो इन ट्रांजेक्शन में पड़ती है थ्रू आईएफएससी बैंकिंग यूनिट
हैज टू मेक फॉर्म नंबर 60। अब सुनना मेरी बात को, देखो पहले प्रोविजन क्या था कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में एंटर करते हो देन यू हैव टू कोड पैन मैंडेटरीली, और अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 फाइल करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन थी ये किसमें दी गई है रजय? ये रूल 114B में दी गई है। तीसरी बात रजे ये कि अब ये रिलैक्सेशन विड्रॉ कर ली गई फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर 2023। कैसे विड्रॉ कर ली गई? कंपनी और फर्म के पास फॉर्म नंबर 60 का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर कोई और पर्सन होगा इन दोनों के अलावा ही कैन फाइल फॉर्म नंबर 60 नाउ इवन, लेकिन कंपनी और फर्म नहीं करेंगे। चौथा पार्ट, अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है जिसकी कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है और उसके पास पैन भी नहीं है, तो उस कंपनी के केस में, और जो इंडिया में ट्रांजेक्शन कर रही है थ्रू आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, तो वो इन ट्रांजेक्शन्स के केस में कंपनी होते सोते भी स्टिल कैन फाइल फॉर्म नंबर 60। रजे मुझे पहले बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। हाँ जी रजे बोलो। क्लियर? एक बार पढ़ लो दोबारा से, वर्डिंग पढ़नी है तो। सॉरी। तो रजय वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फॉरेन कंपनी के केस में वो कह रहे हैं? वो कहते हैं ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन द टाइम डिपॉजिट एंड अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट विद ए बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज। तो वो कहते हैं आप एक इस जगह पर अकाउंट ओपन करवा रहे हो, ठीक है, एक ओपनिंग अकाउंट, ठीक है, अदर देन टाइम डिपॉजिट या बेसिक सेविंग अकाउंट, मतलब अगर मैं अकाउंट की बात कर रही हूं तो इन दोनों को छोड़ के, और अकाउंट किसके साथ? बैंकिंग कंपनी के साथ या ऐसे कोऑपरेटिव बैंक के साथ जिसको आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, इसके साथ अकाउंट ओपनिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन की गई है तो फॉरेन कंपनी को भी फॉर्म नंबर 60 फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अ टाइम डिपॉजिट, अब यहां पर टाइम डिपॉजिट की बात हो रही है, कौन सा? बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और निधि, रेफर टू निधि कंपनीज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्मॉल कंपनीज, निधि निधि कंपनीज लॉ में पढ़ा होगा, रेफर टू इन सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। या फोर्थ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट, यानी कि एनबीएफसी की बात हो रही है। तो राजे अगर ये चार चीजें हैं और चार लोग हैं, मतलब बैंकिंग कंपनी, दूसरा निधि कंपनी, तीसरा पोस्ट ऑफिस, या चौथा एनबीएफसी जो कि सेक्शन 45(i)(a) में रजिस्टर्ड है अंडर आरबीआई एक्ट, और इन चार लोगों में से किसी भी एक लोगों के साथ आप टाइम डिपॉजिट करवा रहे हो, और वो टाइम डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो 50,000 है एक एक टाइम का, और एग्रीगेट टू मोर देन 5 लाख। अब याद रखना दो लिमिट्स हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने 25-25 हजार के 2 बार टाइम डिपॉजिट करवा दिए, तो राजे जो एग्रीगेट लिमिट है वो कितनी है? 5 लाख। जैसे आप लोग 194C नहीं पढ़ते कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें क्या था? 30,000 फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन, और एग्रीगेट के लिए कितना? 1 लाख, ऐसा था ना? यहां पर भी ऐसे ही है, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए 50,000 और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो राजे अगर इस लिमिट में से कोई भी एक लिमिट टूट गई, चाहे वो 50 की हो चाहे वो 5 की हो, तो आप लोगों को फॉर्म नंबर 60 फॉरेन कंपनी को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ये आप लोग एक बार रीड कर लेना राजे, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं। हाँ जी राजे, मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ओके।